जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं। नया टॉपिक आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि आखिर अर्थक्वेक होता क्या है, कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें मदद करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, फिर मैग्नीट्यूड जानने में। फिर हम सीज्मोग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे। हम बहुत चीज़ें आज के इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको पता है कि हमने प्लेट टेक्टोनिक्स किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद हमने वॉल्केनो किया था। तो आज दोस्तों देखिए, आपका जो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में आपका जो थोड़े बहुत टॉपिक्स थे, ठीक है। अब हम देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में जब हम कॉन्टिनेंट्स वगैरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें, माउंटेन पीक्स, स्ट्रेट्स वगैरह हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह कहाँ हैं, ठीक है। फिर रिवर्स वगैरह कहाँ कहाँ से बहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में करनी है। उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसी मतलब बेसिक तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ जाएं इन टर्म्स को, ठीक है। क्योंकि शुरुआत ज्योग्राफी में ऐसी ही होती है, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जैसे पता ही है कि हमने बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप किए थे सबसे पहले, वो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट नहीं था। जियोमॉर्फोलॉजी में फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ करा हमने। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनो, अब अर्थक्वेक कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें थी। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे वीडियोज़ देखे होंगे। तो अर्थक्वेक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरली अगर देखेंगे तो आम बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या कहते हैं अर्थक्वेक को, कि पृथ्वी का हिलना, भूकंप, जिसे हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। शेकिंग ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी हिल गई, ठीक है, मकान हिल रहा है तो अर्थक्वेक, आगे भागो। वही यही मतलब होता है, ठीक है। यही मतलब होता है अर्थक्वेक का, शेकिंग ऑफ द अर्थ। स्मॉल मतलब देखिएगा, छोटे से शब्दों में आपको मैंने बता दिया कि अर्थक्वेक होता क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ। पर ये शेक क्यों होता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ अ सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सीज्मिक वेव्स। देखिए अर्थक्वेक क्या होता है ना, जो पृथ्वी के नीचे क्रस्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी वगैरह होती है, जब वो बाहर निकलती हैं, रिलीज होती हैं। अब वो रिलीज कैसे होती हैं, ठीक है, उसके क्या कारण होते हैं वो हमें जानेंगे। तो ये सीज्मिक वेव्स छोड़ती हैं। तो ये जनरली अर्थक्वेक यही होता है। एंड अर्थक्वेक को आप ये भी कह सकते हैं कि द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब देखिए साइंटिफिक स्टडी जो होती है अर्थक्वेक की, ठीक है, जो हम पढ़ाई करते हैं ना, अब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वैसे ही अर्थक्वेक के बारे में जानने के लिए जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों सीज्मोलॉजी। सीज्मोलॉजी कहते हैं, लॉजी। सीज्मोलॉजी हम क्या कहते हैं, जब अर्थक्वेक की हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीज्मोलॉजी आपसे शायद हो पूछ ले कि क्या किससे डिनोट करता है, तो आप बता सके कि अर्थक्वेक से इसका नाता है। अब देखिए कुछ टर्म्स आते हैं आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड। अर्थक्वेक से रिलेटेड आपके कुछ टर्म्स आते हैं। देखिए आज ना मैं आपको एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। किस चीज़ का ओवरव्यू? आपको मैंने जैसे बताया था कि एनसीईआरटी की आपकी मैं एमसीक्यू शुरू करूँगा, ठीक है। क्लास 6 से ही चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगी, रोजाना चलेगी। रोजाना एक चैप्टर की आपकी वीक में 6 लेक्चर्स आएंगे एमसीक्यू के, ठीक है। यानी हर चैप्टर मतलब देखिएगा तो ज्योग्राफी के 2 दिन, हिस्ट्री 2 दिन एंड पॉलिटी के 2 दिन आएंगे आपके। क्लास 6 से मैं शुरुआत करूँगा एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ की। तो उसका मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ कि एमसीक्यूज़ होंगे कैसे, ठीक है। आप देख सकते हैं। एंड इस चैप्टर को देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से अपने कान वान लगा के सुनिए, आंखों से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स वगैरह लिखे गए हैं ना, ये आपको समझने हैं। क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिए ताकि आप क्वेश्चन का आंसर्स कर पाएँ, एमसीक्यू मतलब सॉल्व कर पाएँ। देखिए यहाँ पे एक पहला टर्म आपका दे रखा है फोकस, जिसे हम देखिए हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस जिसे हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा लास्ट में। फोकस और हाइपोसेंटर, देखिए क्या होता है ना, जब द प्लेस वे अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज फोकस। देखिए ये वो जगह होती है अर्थक्वेक में, क्रस्ट में, जहाँ पे देखिए अर्थक्वेक ना ओरिजिनेट होता है। हम एपीसेंटर कहते हैं ना। देखिए ओरिजिनेट प्लेस अलग होती है, जो जहाँ पे देखिए मान लीजिए एपीसेंटर। अब मैं आपको समझाता हूँ, अब एक डायग्राम से। एपीसेंटर क्या होता है? द पॉइंट विच लाइज परपेंडिकुलर टू फोकस ऑन दी सरफेस इज नोन एज एपीसेंटर। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए एक, अगर हम नेपाल के भूकंप का एग्जांपल लें कि नेपाल में आपका मान लीजिए भूकंप आया था, हमने क्या कहा था उससे कि एपीसेंटर इसका नेपाल था। पर अगर नेपाल में एपीसेंटर था तो उसी एपीसेंटर के परपेंडिकुलरली नीचे एकदम जो स्थान होगा ना जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ था, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था, उस जगह को हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं।
आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाइपोसेंटर भी आप समझ गए, फोकस भी समझ गए कि फोकस कौन सी क्या जगह होती है अर्थक्वेक में, इसका क्या रिलेशन है। एंड एपी सेंटर क्या पॉइंट होता है। एपी सेंटर आप सुनते ही होंगे कि न्यूज़ में आता रहता है, अगर अर्थक्वेक आपने देखे होंगे, भूकंप आए न्यूज़ में आ जाता है कि इतनी तीव्रता का भूकंप यहाँ आया, इतनी तीव्रता का भूकंप ये आया, ठीक है, रिक्टर स्केल पे जो नापते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो वही है यहाँ पे, वही बता रखा है कि एपी सेंटर कहते हैं कि इस जगह का एपी सेंटर ये था, इस जगह का एपी सेंटर ये था। तो जहाँ पे एपी सेंटर वो पोजीशन होती है ना, तो उसी के ठीक नीचे आपका फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, उस जगह को हम कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म लिखिए, आइसोसीज्मिक लाइन। आइसोसीज्मिक लाइन क्या होती है दोस्तों? अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द इंटेंसिटी इज द सेम। देखिए आइसोसीज्मिक लाइन क्या होती है, ये वो लाइन होती है, देखिए अब मान लीजिए एक जगह भूकंप आया है, वैसे ही भूकंप आपको 3-4 जगह और दिखने लग जाए, तो वो जो सीरीज होती है ना सरफेस ऑफ द अर्थ की, ये सारे अगर लाइंस को हम कनेक्ट करते हैं ना, तो इससे हम कहते हैं आइसोसीज्मिक लाइन, ठीक है। जहाँ पे उस भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है, और इंटेंसिटी हम नापते थे पहले मर्केली स्केल से, आजकल इंटेंसिटी का मतलब मेर्केली स्केल का उतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। मेर्केली स्केल की आपकी ज़रूरत पड़ती थी किसके नापने में? भूकंप को नापने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टर्म्स देखे, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, आइसोसीज्मिक लाइन क्या होती है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए वो फोकस, ये फोकस है आपका, ये वही जगह है फोकस या हाइपोसेंटर जहाँ पे आपका वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, यहीं पे आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स होता है। और इसी के परपेंडिकुलर में अगर आप ऊपर जाइएगा तो ये जो जगह होती है सरफेस पे, जो सबसे पहली जगह होती है, इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। एपी सेंटर में इसे कहते हैं द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस। जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर जो जगह होती है ना, वो एपी सेंटर होता है। एंड दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि यही वो जगह होती है एपी सेंटर जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या सबसे ज़्यादा आपका अर्थक्वेक फील किया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जो हमें क्या मदद करते हैं, अर्थक्वेक को मापने में मदद करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें मदद करते हैं कि अर्थक्वेक की तीव्रता नापें, ये सब नापने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोग्राफ। देखिए वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को मापने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, अर्थक्वेक को मेजर करने में जो मदद करता है कि कौन कौन सी वेव्स वगैरह होती है ना, वो आपको सीस्मोग्राफ में दिखती है कि फर्स्ट पी वेव्स आती है, फिर सेकेंडरी वेव्स आती है, फिर आपकी सरफेस वेव्स कह लीजिए, या एल वेव्स या रेले वेव्स, ये सब आती हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये इस तरीके का कुछ आपका सीस्मोग्राफ्स होता है। जैसे वो देखते नहीं होंगे, यहाँ पे ये देखिए ऐसे 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 जा रहा है, फिर एकदम से उठेगा ऐसे ऐसे, ये पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका है क्या, सीस्मोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए इट यूजेस 2 डिफरेंट स्केल, ये 2 तरीके के स्केल आपके यूज होते हैं अर्थक्वेक को नापने में। देखिए एक होता है मेर्केली स्केल, एक होता है रिक्टर स्केल। मेर्केली स्केल आपका यूज होता था क्या, किस यूज होता था, ये होता था आपका इंटेंसिटी नापने के लिए कि आखिर मतलब किस इंटेंसिटी से भूकंप आया, क्या उसने मतलब बिगाड़ा ये सब देखने के लिए। एंड रिक्टर स्केल की जरूरत पड़ती है आपको, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड हम नापते हैं आपका रिक्टर स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सीस्मोग्राफ देखा और मेर्केली एंड रिक्टर स्केल देखा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए रिक्टर स्केल क्या होता है, मेर्केली स्केल। तो देखिए मेर्केली स्केल को आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, और रिक्टर स्केल को कि जो मेर्केली स्केल की जो रेंज होती है ना, वो 0 से लेकर 12 तक होती है, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। एंड ये किस काम आता है, इंटेंसिटी मापने के काम आता है। एंड वही रिक्टर स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 to 10 होती है, जो किसके काम आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के नापने में, मतलब मापने में काम आता है। तो ये होता है आपका रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल के देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हर पॉइंट में, हर तीव्रता में क्या क्या हमें महसूस होता है, वो देखिएगा यहाँ पे। मेजर्स एनर्जी वेव्स एमिटेड बाय अर्थक्वेक। देखिए जब 0 से लेके 1.9 तक आपका मैग्नीट्यूड होता है ना, कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय सीस्मोग्राफ। तो ये सब सीस्मोग्राफ के द्वारा आपका डिटेक्ट हो सकता है, आपको फील नहीं होगा। 2.29 तक आता है तो हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स में स्विंग, जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, पंखे वंखे या लाइट वगैरह जो हैंग कर रहे होते हैं, ये आपको थोड़े बहुत हिलते हुए दिख जाएंगे। फिर 3 से लेके जो 3.9 तक आता है, 3.9 तक, इसमें क्या होता है, कंपेरेबल टू द वाइब्रेशंस ऑफ ए पासिंग ट्रक, ठीक है, वाइब्रेशंस वगैरह आपको फील हो सकती हैं। 4 से लेके 4.9 तक आता है तो मे ब्रेक विंडोज कॉज स्मॉल अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स टू फॉल, या आपके विंडोज वगैरह तोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 से लेके 5.9 तक आता है तो आपका फर्नीचर मूव्स, चंक्स ऑफ प्लास्टर मे फॉल फ्रॉम वॉल्स। फर्नीचर आपके मूवमेंट शुरू हो जाती है, चंक्स ऑफ प्लास्टर मे फॉल फ्रॉम वॉल्स, ठीक है। मतलब आपको थोड़े बहुत इंटेंस मतलब फील होना शुरू हो जाएगा, हिलने लग जाएगी। आपके पलंग वलंग पे बैठे हैं तो पलंग हो सकता है हिलने लग जाए।
फिर 6 से लेके 6.9 तक जब आता है डैमेज टू वॉल वेल बिल्ट स्ट्रक्चर सेवरल, इसमें आपको क्या होता है ना, टूटने फाटने की मतलब 6.69 एक बहुत ही मतलब खतरनाक भूकंप की मतलब मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पे आपको मतलब टूटा फूटा हुई देख सकते हैं कि आप घर कहीं डैमेज हो गया, कुछ डैम्स वगैरह पे आपको देख असर मतलब डैम्स कह रहा हूँ, कुछ डैमेज वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर 7 से 7.9 तक जैसे जाते हैं बिल्डिंग्स डिस्प्लेस्ड, बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं, रोड्स टूटने लग जाते हैं, पाइप्स टूट जाते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। 8 से लेके 8.9 तक ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड, फ्यू स्ट्रक्चर्स लेफ्ट स्टैंडिंग, ब्रिजेस डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब पुल वुल एकदम नेस्तनाबूद हो जाते हैं। 8.9 की तीव्रता दोस्तों बहुत होती है। एंड 9 से ऊपर अगर आता है तो नियर टोटल डिस्ट्रक्शन, वेव्स मूविंग थ्रू द अर्थ विजिबल विथ नेक्ड आइज। अब इसमें क्या होता है ना, 9 से जब ऊपर आती है तो मतलब समझ लीजिए तबाही एकदम तबाही आ गई है, तबाही आ चुकी है। क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइम पे जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है ना, इसको आप नेक्ड आई से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वो मूव कर रही है। ठीक है, 9.9 अबव, जो हमने 2012 एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जब उसमें अर्थक्वेक आता तो देखते थे वो रोड्स कैसे टूटते थे एकदम वेव फॉर्मेट में, पूरा ऐसा लगता था वेव सा आ गया, तो वैसा सा आपको फील होने लग जाएगा। 9.9 के ऊपर नहीं आएगा। एंड देखिए 9 का जो आपका मैग्नीट्यूड है ना आया था, ये आपका आया था 2004 में जब सुनामी आई थी, ठीक है, इंडियन ओशन में, तो उसमें जो था ना आपको थोड़ा बहुत 9 का अर्थक्वेक देखने को मिला था, ये मैंने, ठीक है, 9 का अर्थक्वेक देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर हम रिक्टर स्केल को अगर समझें कि इसमें केजी और टीएनटी में हमें क्या फील होता है। देखिए सबसे पहली बात तो जैसे जैसे हम पॉइंट मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है ना, मान लीजिए 1 से लेके 2 तक आपका क्या, मतलब एक रिक्टर स्केल है, 2 मेजरमेंट, ठीक है, तो जो हर पॉइंट के साथ है ना आपका जो तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ती जाएगी। मतलब मान लीजिए तो 1 में आपको फील हो रहा है, वो 2 में आपको 10 गुना फील होगा, फिर 3 में आपको 2 से 10 गुना फील होगा और 1 से 100 गुना ज़्यादा फील होगा, 4 में आपको 1 से देखिए 3 से 10 गुना, एंड 1 से आपका 10, और 5 तक जाएंगे तो आपको 10,000 गुना ज़्यादा फील होने लग जाएगा अर्थक्वेक एज कम्पेयर टू 1 रिक्टर स्केल पे जब आपका भूकंप आता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखने वाले हैं। 0 to 1 में देखिए अगर भूकंप आता है, मैग्नीट्यूड रहता है, तो इसमें हमको फील क्या होता है, फील्स लाइक 0.6 to 20 किलोग्राम्स ऑफ डायनामाइट, वी कैन नॉट फील दिस, हम इसे फील नहीं कर सकते। 2 में जब आता है तो देखिए 600 किलोग्राम की आपकी डायनामाइट के बराबर होता है ये, एंड स्मॉलेस्ट क्वेक पीपल कैन नॉर्मली फील। 2 क्या आता है तो मतलब बहुत माइनर सा होता है, इसमें भी बंदे फील नहीं कर पाते, बहुत हल्का सा फील होता होगा किसी को। फिर 3 रिक्टर स्केल पे जैसे ही पहुंचता है तो देखिए 20,000 किलोग्राम ऑफ डायनामाइट, देख रहे कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पीपल नियर द एपीसेंटर फील दिस क्विक। अब इसमें क्या होता है ना, जो एपीसेंटर के जहाँ होता है ना, फोकस के जस्ट ऊपर आपका पता है एपीसेंटर होता है, वहाँ पे लोगों को फील होता है अर्थक्वेक, अच्छा खासा फील होता है। जहाँ पे 4 की मैग्नीट्यूड होती है वहाँ पे 60,000 किलोग्राम ऑफ डायनामाइट आपको फील दिखने को मिलेगा, एंड दिस विल कॉज डैमेज अराउंड द एपीसेंटर। और ये आपको ना एक छोटा मोटा मतलब अच्छा खासा डैमेज आपको देख के जा सकता है जहाँ पे एपीसेंटर जहाँ आया होगा। 5 मैग्नीट्यूड पे जाएगा जब देखिए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 2 करोड़ किलोग्राम ऑफ डायनामाइट, ठीक है, डैमेज डन टू वीक बिल्डिंग्स इन द एरिया ऑफ द एपीसेंटर। जहाँ पे एपीसेंटर होगा ना वहाँ पे तो नेस्तनाबूद हो जाएगी बिल्डिंग्स वगैरह, आपको डैमेज वगैरह देखने को मिलेगा। 6 पे जैसे ही पहुंचा तो 6 करोड़ किलोग्राम ऑफ डायनामाइट कैन कॉज ग्रेट डैमेज अराउंड द एपीसेंटर, डैमेज एकदम एपीसेंटर तबाह हो गया। 7 पे देखिए 20 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ डायनामाइट, सोचिए 20 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ डायनामाइट अगर एक जगह फोड़ दिया जाए वैसा सा फील होगा यहाँ पे। क्रिएट्स इनफ एनर्जी टू हीट न्यूयॉर्क सिटी फॉर 1 ईयर, बाप रे, कैन बी डिटेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉजेज सीरियस डैमेज, ठीक है, मतलब तबाही एकदम तबाही मचा देगा एकदम। 8 पे जैसे ही रिक्टर स्केल पहुंचेगा तो 60 बिलियन किलोग्राम ऑफ डायनामाइट होगा, एंड कॉजेज डेथ एंड मेजर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयड फ्रांस। देखिए फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिले जब 8 आएगा कि मतलब एकदम ने इस तरह बूत कर दिया है, एकदम सब चीज़ बर्बाद कर दी। सैन फ्रांसिस्को में एक बार आया था 1906 में, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे सैन फ्रांसिस्को को। फिर 9 पे जैसे ही पहुंच गए फिर तो समझ लीजिए खत्म। 20 ट्रिलियन किलोग्राम्स ऑफ डायनामाइट, रेयर बट वुड कॉजेज अनबिलीवेबल डैमेज, ठीक है, तबाही एकदम तबाही सामने होगी 9 के अगर भूकंप आया तो ये सब देख रहे हैं आपने यहाँ पे देखा, रिक्टर स्केल समझा, ठीक है, हर पॉइंट के साथ आपको कैसे कैसी चीज़ें फील होने लग जाती है ये भी आपने समझा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब कुछ वेव्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, वेव्स होती हैं जैसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स, एल वेव्स, सेकेंड, फिर आपका सरफेस वेव्स कह लीजिए, लॉन्ग वेव्स कह लीजिए, फिर आप अपना रेले वेव्स कह लीजिए, ठीक है। एल लव के बहुत नाम है, ठीक है, इसने अपने बहुत यार बना रखे इसलिए बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है।
तो बस यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये जो आपका था ना सीस्मोग्राफ, इस पे जो वेव्स आती थी, ये सबसे पहले पी वेव्स आती थी, फिर एस, एंड फिर बाद में आपका जाके सरफेस वेव्स आपको देखने को मिलती थी, लव वेव। तो वही हम देखेंगे कि प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं सबसे पहले, जैसे हम पी वेव्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए प्राइमरी वेव्स आर दी फास्टेस्ट बॉडी वेव्स। देखिए सबसे पहली बात तो प्राइमरी वेव्स होती हैं, सबसे पहले आती है तो फास्टेस्ट होती हैं, ट्वाइस द स्पीड्स ऑफ एस वेव, एंड ये दुगनी स्पीड से आती हैं आपका देखिएगा तो सेकेंडरी वेव से, एंड आर दी फर्स्ट टू रीच ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो आप सीस्मोग्राफ्स पे सबसे पहले प्राइमरी वेव्स को ही मेजर करते हैं, प्राइमरी वेव्स ही आपको देखने को मिलती है सीस्मोग्राफ पे। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स की तरह होती हैं, दैट इज दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, मतलब इस डायरेक्शन में मान लीजिए अगर ऐसे अगर आपकी चल रही है इस डायरेक्शन में ही, एंड इसी डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशंस भी फील होंगी, तो ये होती है आपकी प्राइमरी वेव्स। इसी डायरेक्शन में आपको लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन भी यही है एंड वाइब्रेशन भी आपको यूं फील होने वाला है, इन विच पार्टिकल मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, पार्टिकल मूवमेंट वेव वही वाइब्रेशन आपको इसी डायरेक्शन में फील होगी। एंड देखिए सबसे खासियत क्या है, दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल। ये तीनों पदार्थ जो होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल, इन ये तीनों तरीकों में मतलब फ्लो कर सकती है आपकी कौन सी पी वेव्स। अब हम चलते हैं एस वेव्स देखते हैं। एस वेव्स जिसमें हम क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। देखिए दे अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग आफ्टर प्राइमरी। ये कुछ टाइम बाद आती हैं दोस्तों, जब आपकी प्राइमरी वेव्स आ जाती हैं ना तो उसके कुछ समय बाद आपको क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी वेव्स देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या होता है, दे आर स्लोअर देन प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स से देखिए स्लो होती है, प्राइमरी वेव्स जब आती है ना तो हमें फील नहीं होता, फटाक से आएगी, चट से चल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा भूकंप भी आया। तो यह स्लोअर वेव सेकेंडरी वेव्स तो और स्लो होती है प्राइमरी वेव से, एंड कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, एंड ये सिर्फ आपके सॉलिड मटेरियल से ही गुजर सकती है। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स इन विच डायरेक्शंस ऑफ पार्टिकल मूवमेंट एंड वेव प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को इस टाइप की आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। 90 डिग्री का अगर देखिएगा तो यहाँ पे एंगल आपका बन जाता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ही बराबर में आपको देखने को मिलेगा इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आपकी सेकेंडरी वेव्स। एल वेव्स तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा देती, तो आपने सेकेंडरी वेव्स भी देखा यहाँ पे इस तरीके की होती है, ठीक है। अब एल वेव्स देखिए क्या होता है, एल वेव्स को हम लव वेव्स भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स भी कह लीजिए, फिर सरफेस वेव्स भी कह लीजिए आप, या फिर आप इसे रेले वेव्स भी कह लीजिए। अब रिकॉर्डेड लास्ट ऑन दी सीस्मोग्राफ, ये देखिए सीस्मोग्राफ पे एक पहली बात तो सबसे लास्ट नंबर पे रिकॉर्ड होता है, एंड दे कैन ट्रैवल इन ऑल मीडियम्स। ये भी हर तरह से मतलब आपका फ्लो कर सकता है, दे कैन ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स में। दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव्स। मैंने बताया एल वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। देखिए एल वेव्स जो होती है ना आपकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही मचाती हैं। जो आपको एल वेव्स देखने को मिलती है ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही मचाती हैं। देखिए जब पृथ्वी पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह टूटती हैं ना तो ये एल वेव्स का ही कारनामा होता है, ठीक है। एल वेव्स आपकी मतलब यही लास्ट में आती है। प्राइमरी आई वार्निंग दी, सेकेंडरी आई थोड़ी और वार्निंग दी, एंड एल वेव्स वार्निंग नहीं देती, सीधे तबाही मचा दी, एकदम निस्तानाबूद कर दिया। तो वो सीन होता है यहाँ पे। तो ये आपने तीनों सीस्मिक वेव्स देखे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लव वेव्स। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ रीजन्स वगैरह यहाँ पे बता रखे हैं अर्थक्वेक के। पहला तो रीजन होता है दोस्तों वॉल्केनो। देखिए वॉल्केनो जैसे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि क्या होता है ना, जहाँ पे सबडक्शन जोन के एरिया में ही आपका 90 to 95% वॉल्केनोज अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। पर जब सोचिए वहाँ पे वॉल्केनो फटेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको फील अर्थक्वेक भी मूव करेगी, क्योंकि बाहर का लावा इतनी तेजी से निकल रहा है कि पूरा अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी जो क्रस्ट है वो शेक कर जाएगी। तो उस जगह पर आपको हो सकता है भूकंप देखने को मिले, ठीक है। फिर दूसरा मूवमेंट होता है आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपका भूकंप का। देखिएगा तो जो भूकंप आने के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कारणों में से ये एक है टेक्टोनिक एक्टिविटी। आपको पता ही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे लगातार मूव कर रहे हैं, और टेक्टोनिक का मतलब ये होता है जब प्लेट्स हमारे मूव कर रहे होते हैं, मूविंग, ठीक है, मूव कर रहे हैं। मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में बताया था, प्लेट टेक्टोनिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो इसलिए मैंने कहा था, देखिए दोस्तों मैंने इसलिए कहा था कि आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो थोड़ा अच्छे से समझना है, तो ठीक है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी में क्या होता है, प्लेट्स मूव कर रही हैं, एक दूसरे से हो सकता है कोलाइड कर जाए, फिर क्या होगा, एक सबडक्ट कर जाएगी, एक अपलिफ्ट करेगी, तो वहाँ पे आपको भूकंप देखने को मिल सकता है। फिर कुछ होती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। देखिए कुछ होती है ना जो मानव निर्मित, हमारे द्वारा जो होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि क्या भूकंप कैसे आ सकता है। अब डीप माइनिंग के कारण आपको कई बार आपने न्यूज़ेस सुनी होंगी कि माइनिंग एक्टिविटी चल रही थी, भूकंप आया, लोग वहाँ पे दब के
मृत्यु होगी उनकी। ठीक है, तो डीप माइनिंग में आप देखते होंगे कि अर्थक्वेक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भूकंप आता है। ठीक है, पोखरण का जो टेस्ट हुआ था उसमें जब अंडरग्राउंड फोड़ा गया था तो याद है ना कितने मतलब भूकंप फील हुआ था। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जब हम फॉसल फ्यूल्स वगैरह निकालते हैं उस टाइम पे आपको भूकंप देखने को मिल जाता है। फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर पॉपुलर एक्सप्लोजन, देखिए पॉपुलर एक्सप्लोजन से मतलब क्या है, अब देखिए पृथ्वी का ना एक होता है, अब मान लीजिए एक किसी चीज़ की ना लिमिट है, किसी चीज़ वेट को सहने की, अब उस पर आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब आपका शरीर है, आप मान लीजिए 70 किलो के हैं, 65 किलो 60 किलो के मान लीजिए, 60 किलो पे हैं आप पे 60 किलो डाला, चलो आपने हैंडल कर लिया। पर अगर वहीं अगर 100 किलो डाला ना तो आप डोल जाइएगा, थोड़ा बहुत आप हिलने लग जाइएगा। तो वही यहाँ पे है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पृथ्वी भी एक लिमिट समय पे आपका भार सह रही है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भूकंप आएंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पृथ्वी को साफ भी तो करना, मतलब अपने आप को साफ करना जानती है भाई पृथ्वी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ आपके रीजंस थे किसके, अर्थक्वेक के। अब ये देखिए रीसेंट रीसेंट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो रेड डॉट्स है ये पूरा अर्थक्वेक है, एंड ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं ये आपको देख रहे हैं क्या, ये हैं आपके वॉल्केनोस। ठीक है, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था आपका वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक का। देखिए ये पूरा जो आपको रीजन दिख रहा है ना, यही तो है आपका रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे देखिए इस इलाके में आप देख रहे हैं भूकंप की तीव्रता, मतलब कितने भूकंप आते हैं यहाँ पे और कितने अर्थ, फिर आपका ये वॉल्केनोज फटते हैं। तो यही है पूरा मेन रीजन आपका किसका। फिर यहाँ पे देखिए अटलांटिक रिज, आपको यहाँ अटलांटिक रिज दिख रही होगी, यहाँ पे भी देखिए अच्छे खासे अर्थक्वेक आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉल्केनोज भी हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह, अर्थक्वेक के वगैरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। ठीक है, ये आपने देखा। अब इंडिया में भी देखिए, इंडिया में भी हमने कुछ जोन्स बांट रखे हैं। ठीक है, अर्थक्वेक जोन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, जोन वन देखिए वो होता है ना, इसमें आपको भूकंप पता ही नहीं चलेगा, जोन वन में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के इलाके में आपको भूकंप देखने को बिल्कुल नहीं मिलता होगा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ इलाके में आपको नहीं मिलता होगा। ठीक है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में भूकंप आया। फिर आपको महाराष्ट्र के इस साइड में देखिएगा, ईस्टर्न साइड में थोड़ा बहुत जाएगा तो यहाँ पे आपको, फिर आंध्र प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। अब जोन 2 क्या होता है, लो रिस्क जोन। जोन 2 आपका होता है लो रिस्क जोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर शेड कर रखे हैं। फिर जोन 3 में क्या होता है, मॉडरेट रिस्क जोन। ठीक है, एंड जोन 4 होता है हाई रिस्क जोन। जो आपका न्यू दिल्ली में रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ, तो ये आपका आता है हाई रिस्क जोन में। ठीक है, हाई रिस्क जोन में, क्योंकि देखिए आसपास अगर देखिएगा तो दिल्ली के ऊपर आपके शिमला वगैरह, सॉरी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर आपका ये थोड़ा बहुत नेपाल देखिएगा तो पास में पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो, सॉरी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हो सकता है फील हो आपको। ठीक है, तो इस एरिया में, मतलब नॉर्थन एरिया में, जैसे जैसे हिमालयन रीजन्स के पास आप जाते जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, भूकंप की आपको ज़्यादा फील होने लग जाएगा। एंड जोन नंबर 5 क्या होता है आपका, वेरी हाई रिस्क जोन। वेरी हाई रिस्क जोन में आपके आते हैं सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देख लीजिए, हिमाचल का ये पोर्शन है। फिर ठीक है, उत्तराखंड का ये ऊपर का हिमालयन रीजन से, मतलब समझ लीजिए जो भी रीजन हिमालयन रीजन से टच मार रहा है ये पूरे हाई रिस्क जोन में आते हैं। यहाँ पे आपको मतलब अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा भुज का भूकंप आपको याद होगा, गुजरात में भुज में आया था भूकंप। ठीक है, तो ये आपको कुछ रीजन्स वगैरह देखने को मिलते हैं हाई जोन्स में। ये कुछ अर्थक्वेक जोन्स बांट रखे हैं इंडिया में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से सुना होगा, ठीक है, देखिए सब बेसिक सी चीज़ें थी। ठीक है, इतना इसलिए मैंने आपको इसमें माथा नहीं खराब किया। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें थी, बहुत छोटा सा चैप्टर था। आपको सिर्फ अर्थक्वेक समझाना था मेरे को कि आखिर अर्थक्वेक होता क्या है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जब हम करेंगे ना तो अर्थक्वेक को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक ज्योग्राफी होता है ना, कुछ काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे आपके जो अर्थक्वेक से रिलेट करेंगे, फिर आपके वॉल्केनोज वगैरह। तो ये सब हम एक बार अच्छे से देखेंगे। इसमें मेरे को देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेरे को सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू देना था कि वॉल्केनो होता क्या है, वॉल्केनो क्यों फटता है, अर्थक्वेक क्यों ओरिजिनेट होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, फिर आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, ये सब हमें देखना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में मैं आपको 2-3 टॉपिक्स हैं वो करवा दूंगा, फिर थोड़ा बहुत ओशंस के बारे में जानेंगे, एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करेंगे, हम सारे कॉन्टिनेंट्स को पकड़ लेंगे, या कभी कभी अगर कंट्रीज स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो वो भी कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें दोस्तों बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि मैप प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी हो जाती हैं। बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप आपने अच्छी, मुझे उम्मीद है कि देखी होगी, क्योंकि बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप में आप एक लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी कंट्रीज एंड कैपिटल्स के मैंने बता रखे हैं कि कौन सी कंट्री किस लोकेशन पर स्थित है।
तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने बाहर से नहीं लिए। पहली बात तो इस वीडियो लेक्चर से ही ये क्वेश्चंस है, एंड ये सिर्फ एग्जांपल था। देखिए इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से 7th 8th, मतलब जैसे जैसे एनसीईआरटी की प्रोग्रेस होती जाएंगी, चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, तो आपके उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी मैं करवाते जाऊंगा एमसीक्यूज। जिससे क्या होगा ना, आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि इन बिटवीन द लाइन्स जो आपके एमसीक्यूज बन रहे होते हैं ना, वो भी आपके एमसीक्यूज में मैं पूछ सकता हूँ। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको देखिए एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो गई, चैप्टर को अगर डिटेल में समझना है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मतलब एक साथ आपकी दो प्रिपरेशन हो जाती है, आपकी सोच भी डेवलप होती है, उस चैप्टर को आप अच्छे से समझते हैं, एंड एमसीक्यूज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सीज्मोग्राफ। ठीक है, देखिए जब अर्थक्वेक जब ओरिजिनेट होता है तो वो सबसे पहले आप देखिएगा, अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है तो जो सबसे पहली सीज्मोग्राफ पे आपको वेव दिखती है, वो कौन सी वेव दिखती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है, अगर देखा है तो आप फटाक से आंसर दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सीज्मोग्राफ ऑन द सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ पे वो कौन सी अर्थक्वेक वेव है जो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है जब अर्थक्वेक आता है। ऑप्शन है आपके पी वेव्स, सेकंड ऑप्शन रेले वेव्स, थर्ड ऑप्शन एस वेव्स, एंड फोर्थ ऑप्शन एल वेव्स। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, झट से आंसर दीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इस टर्म पे आप नोटिस कीजिएगा, ये भी मैंने आपको इस चैप्टर में अभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया। ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मदद करता है मैग्नीट्यूड नापने के लिए, किसका, भूकंप का, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड नापने के लिए। तो इसमें आपके एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं, नंबर 1 सीज्मोग्राफ, नंबर 2 मर्कली स्केल, नंबर 3 रिक्टर स्केल, एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इन सब के आंसर मतलब बताइए करेक्ट आंसर क्या है इन दोनों क्वेश्चंस का। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये भी क्वेश्चन मैंने, ये भी टॉपिक आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा स्केल है जो इंटेंसिटी नापने में मदद करता है हमारी अर्थक्वेक जब आता है। तो इसमें नंबर 1 आप देखिएगा सीज्मोग्राफ, नंबर 2 रिक्टर स्केल, नंबर 3 मर्कली स्केल, एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखिए ये बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझना होगा, ये भी मैंने आपको करा रखा है। सबसे पहला टॉपिक जब मैंने कुछ टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक जब मैं अभी आपको करा रहा था पीपीटी में स्लाइड में, तो आपने देखा होगा। अब मैं बैक तो जाऊंगा नहीं तो आप आंसर देख लेंगे। तो आपने वीडियो देखी है तो आंसर दीजिएगा नीचे, ठीक है, नहीं देखी है तो अटेम्प्ट कीजिए। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखिए जब वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक की एनर्जी जो होती है ना ओरिजिनेट होती है, रिलीज होती है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम एपी सेंटर कहते हैं, हाइपो सेंटर कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो इन चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है, फटाक से आंसर दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक्टिव पार्टिसिपेशन दोस्तों बहुत जरूरी है, और इसीलिए यही एक वजह है जो मैं एनसीईआरटी की आपकी एमसीक्यू शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ठीक है, आप लगातार इंटरवल्स में आंसर नहीं देंगे तो फिर होगा नहीं। और देखिए एनसीईआरटी की जब एमसीक्यूज में शुरू करूंगा ना, ठीक है, मंडे को ही है आपका, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा ना, मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि मैं आपको ना, अब देखिए आपका अर्थक्वेक हो गया ना, तो एक हफ्ते बाद आपकी एमसीक्यू शुरू कर दूंगा मैं। उसमें क्या होगा, आज आपको मैंने मान लीजिए द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो आपको फर्स्ट टॉपिक है क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का, तो उसके क्वेश्चंस दिए, तो उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सेम वीडियो में मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। मैं ये देखना चाहता हूँ आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और अपने आप से चीट मत कीजिएगा। अगर आपको चैप्टर नहीं आता है फिर भी अटेम्प्ट कीजिए, और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तब आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। आपने अर्थक्वेक के बारे में जाना, अर्थक्वेक के कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तो आपको वो आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन में। एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए अपनी, ठीक है। तो बस आज का आपका वीडियो लेक्चर यहीं खत्म, और आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो एक छोटा सा सेक्शन था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये मैंने करवा दिया। वैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी को ऐसे होल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ेंगे, पर जब वो फिजिकल ज्योग्राफी की बात आएगी तब हम पढ़ेंगे। अभी हमसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अपना फोकस डालते हैं और एनसीईआरटीज पे फोकस करते हैं, और एनसीईआरटीज के जो एमसीक्यू सीरीज होगी उस पर आप फोकस कीजिए। आपकी ओवरऑल यही प्रिपरेशन हो जाएगी एनसीईआरटीज की, ये मेरा वादा है। आपको कहीं और मंडराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मधुमक्खी जैसे मंडराती है ना, एक फूल से जूस निकाली फिर दूसरे से, आपको सिर्फ एक ही फूल पे मिल जाएगा सब चीज़, ठीक है, आपको मधुमक्खी नहीं बनना है।
तो बस दोस्तों, यहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर आज का अर्थक्वेक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आपका ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, कल आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।